स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पेट एग्जाम को ध्यान में रख करके जो जीए का सिलेबस पेट ने जो जीए का सिलेबस दिया है, उस जीए सिलेबस में हमने आपको कई मुद्दों पे बातचीत आपसे किया था। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता चुका हूँ, देश राजधानी मुद्रा के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक पे बातचीत करने वाले, उसमें लिखा है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, फिर राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बातचीत वो किया है, सिलेबस में मेंशन किया है। तो पेट एग्जाम को केवल ध्यान में रख करके मैं उन मुद्दों से एक लाइन के सवाल कैसे बनेंगे पेट में, उसको ध्यान में रख के मैं इस क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। और इस क्लास को मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जो वीडियो डाल रहा हूँ, जहाँ मेरा इंटेंशन रहता है कि छोटे एक दिवसीय एग्जाम से लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स तक के कवर किया जाए, वहां भी मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी बहरहाल जो मेरी क्लास चल रही है पेट से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीजों को मैं कॉन्सेप्चुअल बताने वाला नहीं हूँ। एक दिवसीय एग्जाम को, पेट जैसे एग्जाम को ध्यान में रख के, वनडे एग्जाम जितने सारे पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रख करके मैं सारे मुद्दों पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो इन सारे मुद्दों से रिलेटेड बातचीत जो हम लोगों को होने वाली है, तो आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संघीय विधायिका के बारे में हम लोगों की बातचीत चलने वाली है। जो संघीय विधायिका है, ये पेट के सिलेबस में मेंशन किया है, जीए वाले क्वेश्चन को खोल के देखिए आप। तो संघीय जो विधायिका है, इसको एक भाषा में भारत देश में कहा जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है। इस संसद का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और संसद जो है, भारत में चूंकि संसदात्मक शासन प्रणाली की उल्लेख किया गया है, इसलिए विधायिका जो है, यहाँ पे संघीय विधायिका जो है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। और इस संसद के तीन अभिन्न अंग होते हैं। एक जो इसका अभिन्न अंग है उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, एक है राष्ट्रपति, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, जिसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो है लोकसभा, जिसको हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेदों में अगर बातचीत किया जाए तो 80 में किया गया है, और इसका उल्लेख 81 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो है ये 52 में है। लेकिन ये राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब पॉलिटी का मैं सिलेबस डाला हूँ, अभी मैं ये वहां के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये केवल पेट एग्जाम और वनडे एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजों को मैं ओपन नहीं करूंगा। जो मैं सिलेबस बताऊं उसमें देखिएगा, कार्यपालिका के कई सारे अंग बताए। उस कार्यपालिका मतलब सरकार, तो उस सरकार के प्रमुख में मैंने दिखाया है कि राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका का ये अंग होता है राष्ट्रपति, लेकिन विधायिका के यानी कि संसद के भी अभिन्न अंग के रूप में दर्शाया गया। वो इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि राज्यसभा या लोकसभा द्वारा जो पारित विधेयक होता है, वो विधेयक कानून का रूप तब तक नहीं लेता है जब तक भारत की कार्यपालिका का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करे या मुहर न लगा। राष्ट्रपति के सहमति के बगैर, यानी कि राष्ट्रपति के स्वीकृति के बगैर या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या मुहर लगाने के बगैर राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित जो विधेयक होता है वो विधेयक बन के ही रह जाता है, कानून का रूप धारण नहीं करता। वो कानून का रूप धारण तभी करता है, कोई भी विधेयक केंद्रीय स्तर का जो पारित होता है वो कानून का रूप तभी लेता है जब उस पे कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, राष्ट्रपति का मुहर लग जाए। जिस समय से राष्ट्रपति उस पे मुहर मारता है, उसी समय से वो पूरे देश के लिए कानून का काम करने लगता है। यही कारण है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के मुहर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन हम लोग यहाँ राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब कार्यपालिका में पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा। आज हम लोगों के लिए एक लाइनर सवाल कैसे पेट में पूछे जाएंगे या पेट जैसे वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन बातों को ध्यान में रख के हम संसद से रिलेटेड आपको क्या बताने चल रहे हैं। आज राज्यसभा पे हम बातचीत कर रहे हैं और अगली क्लास में मैं लोकसभा से रिलेटेड मुद्दों पे बातचीत करूंगा। और जैसे इन दोनों मुद्दों पे बातचीत कर लूंगा तो समझिए संघीय विधायिका यानी कि केंद्र की संसद से रिलेटेड हम सारी बात कर चुके हैं। फिर मैं अपने अगले टॉपिक में अगली बातों को लेकर के आएंगे जो पेट के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, राज्यसभा से शुरू करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए
कि संघीय विधायिका जो इसको संसद कहा जाता है, इसके अभिन्न अंग में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा आते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में, इसका 80 में और लोकसभा का 81 में किया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में। ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन विधायिका में भी इसको समाहित किया गया। वो इसलिए किया गया है क्योंकि विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप तभी लेता है जब वो राष्ट्रपति को उस पर सहमति होती है, इसीलिए इसको भी यहाँ समाहित कर दिया गया है। अब हम आपको उससे क्या करते हैं, चलते हैं हम आपको बताने के लिए राज्यसभा। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो निसंदेह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों से मेरा ये कहना होगा कि ये जो क्लास मेरा है ये पेट से ही रिलेटेड है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इसका मैं डिटेल में क्लास लेके आप लोगों के बीच आऊंगा। जो क्लास आप लोगों के वनडे एग्जाम से लेकर के उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स तक के हर एक मुद्दों को मैं कवर करते हुए चलूंगा, उस क्लास को भी लाऊंगा। इतनी बातों का लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलते हैं बताने के लिए आपको राज्यसभा के बारे में। पहला इसमें देखते हैं हम लोग राज्यसभा से संबंधित बातों को। राज्यसभा से संबंधित हम लोगों को क्या क्या देखना है, एक दिवसीय एग्जाम से संबंधित। जैसे इसका गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हो रहा है और पहला बैठक इसका 13 मई 1952 को। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हो रहा है। 13 मई 1952 की इसकी पहली बैठक आयोजित कराई गई थी। राज्यसभा का जो पहला बैठक आयोजित हुआ था वो 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। उस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे, चूंकि राज्यसभा सदन का जो अध्यक्ष होता है, सभापति जो होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, वो भी पदेन होता है। पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होता है। पदेन का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि व्यक्ति को किसी अन्य काम के लिए चुना जा रहा है और वो उस काम के साथ साथ किसी दूसरे काम की भी जिम्मेदारी को ले लेता है। ऐसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो उपराष्ट्रपति जैसे अपने गद्दी पे बैठता है तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी पीठासीन अधिकारी के तहत काम काज करना शुरू कर देता है। तो जो पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक में तत्कालीन देश की प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने ही पहली अध्यक्षता उसकी संभाली थी। यानी कि सबसे सरल भाषा में आपसे कोई पूछे राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो कहिएगा जो देश का पहला उपराष्ट्रपति थे वही थे। इस राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित किया गया है वो 250 कहा गया कि 250 अधिक से अधिक सदस्य संख्या राज्यसभा में हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को कहा गया राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा और 238 जो सदस्य होंगे उन 238 सदस्यों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर के चुन के लाया जाएगा। लेकिन अधिकतम सदस्य जो 250 निर्धारित किए गए हैं, उन 250 सदस्यों में से वर्तमान परिस्थिति को अगर ध्यान में रखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में 245 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है, जिस 245 सदस्यों में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करके रखता है और बचे हुए जो 233 सदस्य हैं, इन 233 सदस्यों को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इनकी केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके लाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन प्रदेश शामिल है, तो दुइये को है दिल्ली और पुडुचेरी। इस बात को याद रखिएगा, दो ही है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। क्यों दो ही है, क्योंकि इसी दो जगह पे अभी विधानसभा को बनाया गया है। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी चुनाव कैसे होती है, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा का चुनाव राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है और इस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होती है और एकल संक्रमणी मत के द्वारा चुनाव कराया जाता है, जो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही बताया कि मैं एक दिवसीय एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति याद रखिएगा और एकल संक्रमणी मत, इन दोनों बातों को मैं समझाऊंगा जब अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। जो हमारी क्लास है वहां जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो इस बात को मैं समझाऊंगा। जब हम राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ाने के लिए आएंगे वहीं मैं बता दूंगी, सारी बातों को बता दूंगा। वही व्यवस्था लगभग हम हर जगह पे आपको फॉलो करते हुए दिखाते चलेंगे। तो यहाँ भी एक दिवसीय परीक्षा मैंने बार बार आपसे बोला, इसलिए इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि मास्टर ने बताया नहीं, तो मास्टर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी वो आपके दिमागी ऊपर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या जो आपके पेट एग्जाम को ध्यान में रख के बताया जा रहा है उसकी मर्यादा से बाहर चल रहा है। तो ऐसे मुद्दों पे बातचीत करना निरर्थक ही होगा।
बाकी जब मैं क्लास लेकर आऊंगा तो निश्चिंत रहिएगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड की सारी बातों को ओपन कर करके बताऊंगा। यानी कि चुनाव से संबंधित आपको ये बात याद रखना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी अवधि क्या है, यानी कि इसकी कार्यकाल राज्यसभा का क्या निर्धारित किया गया है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है कि कितने साल के लिए राज्यसभा होगा, वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। अगर भंग होता तभी उसके कार्यकाल को हम लोग बता पाते, तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, अनलिमिटेड है, यानी कि कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा के जितने सारे सदस्य चुन के जाते हैं वो केवल 6 वर्ष के लिए चुनकर जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सारी डाटा याद रखिएगा। कितने वर्ष के लिए जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए जाते हैं। और ये 6 वर्ष के लिए जो जाते हैं, इस 6 वर्ष पूरा कर लिए सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य को हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो मैं अपने डिटेल की क्लास लेके आऊंगा तो वहां इस बात को बताऊंगा कि कैसे 6 वर्ष कार्यकाल जब पूरा कर लेते हैं लोग 2 साल में, 1/3 लोग, मैं आजाद देश से लेकर की सारी बातों को विस्तार से बता के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो सदस्यता धारण करते हैं लोग इसमें राज्यसभा में, उन लोगों की एज पूछता है कभी कभी कितने वर्ष का आदमी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, तो याद रखिएगा 30 साल की सदस्यता को स्वीकार कर सकता। कम से कम 30 साल की आयु आपको पूरा करना पड़ेगा अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। तो अगर अधिवेशन की बात किया जाए तो याद रखिएगा 1 साल में, साल भर में कम से कम 2 बार राज्यसभा का बैठक होना चाहिए। और दोनों जो बैठक होता है, दोनों अधिवेशन जो होता है, उसके बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बैठक की अंतिम तिथि और दूसरे बैठक की शुरुआती तिथि के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ प्रावधान हमारे संविधान के माध्यम से किया गया है। इस मुद्दे को भी हम लोग डिटेल वाली क्लास में और अच्छे से समझेंगे। अगर हम राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में बातचीत करें तो राज्यसभा में पदाधिकारियों में सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में जो देखा जाता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और उसके बाद अगर किसी को देखा जाता है तो राज्यसभा का उप सभापति होता है। इसके अलावा भी राज्यसभा के सदस्य और अन्य लोगों की नियुक्ति की जाती है। इसमें से हम लोग 2 मुख्य पदाधिकारी के बारे में बातचीत करेंगे। जो टिक मारे यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं सभापति के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक बात किया हूँ और ये उप सभापति से रिलेटेड मुद्दों पे मैंने बातचीत किया है। जो राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन शब्द का मतलब होता है ऑटोमेटिक, डायरेक्ट, यानी कि हम बनाते हैं उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ साथ क्या बन जाता है व्यक्ति, वो राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इस बात को बिल्कुल गौर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो ऑप्शन में रहता है राज्यसभा। यानी राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष जो बनता है व्यक्ति वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा सदन के अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्त भी दिया गया है कि अगर वो किसी सदन की सदस्यता को स्वीकार कर लेगा तो उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सभापति जो होता है उस सभापति को, जो सभापति होता है यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है, उसको लोकसभा अध्यक्ष के बराबर है। भारत की संचित निधि यानी कि अनुच्छेद 266 की यहाँ बात हो रही है, संचित निधि का उल्लेख 266 में किया गया। तो भारत की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, वो भी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। तो एक सवाल ये भी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति पद का नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वेतन दिया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 के तहत। और कहां से दिया जाता है तो कहिएगा संचित निधि यानी कि संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत देश की संचित निधि से दिया जाता है। इसके अलावा सभापति जो है सारे सदस्यों के त्याग पत्र को स्वीकार करता है, यानी कि कोई भी सदस्य अगर मान लीजिए सदन से अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र सभापति को ही देगा, यानी सभापति सदस्यों के त्याग पत्र को स्वीकार करेगा। साथ ही साथ कोई भी सदस्य अगर नया सदस्य अगर आ रहा है राज्यसभा में और राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार कर रहा है तो उपराष्ट्रपति उसको शपथ दिलवाने का काम करता है। मतलब राज्यसभा का
सभापति ही सदस्यों के त्याग पत्र को भी स्वीकार करता है और शपथ दिलवाने का भी काम करता है। राज्यसभा सभापति के अलावा अगर देखा जाए तो राज्यसभा अपने ही बीच से एक उप सभापति का चुनाव करती है। जो उप सभापति बनता है, गौर करिएगा, वो राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी सदस्य अपने ही बीच में से एक व्यक्ति को उप सभापति के नाम पे चुनते हैं। सभापति सदस्य नहीं होता, लेकिन उप सभापति सदस्य होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो राज्यसभा अपने ही बीच से उप सभापति की चुनाव करती। उप सभापति जो होता है वो सदन का सदस्य होता है, और अगर कभी सभापति अपने गद्दी को छोड़ रहा है तो उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए उप सभापति उसकी गद्दी को स्वीकार कर लेता है। इतनी बातों को वन लाइनर के रूप में आप याद रखिए। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ राज्यसभा की कार्य और शक्ति क्या है। तो मैं अपनी बातों को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सवाल आपसे कैसे पूछेगा, गठन कब हुआ था भाई, कहिएगा 3 अप्रैल 1952। पहला बैठक कब हुआ, कहिएगा 13 मई 1952। पहला अध्यक्ष कौन था, कहिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। काहे ही थे, क्योंकि यही पहला उपराष्ट्रपति बने थे और उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, कहिएगा 250 है। कितना से इस पे मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, कहिएगा 12। कितने लोगों का चुनाव किया जाता है, कहिएगा 238 किया जाना चाहिए। और कहाँ से होते हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। फिर कहेगा वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य, कहिएगा 245। कितने सदस्य का चुनाव के द्वारा लाया जाता है, कहिएगा 233। बाकी कहाँ से आते हैं, कहिएगा 12 सदस्य उसमें से आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके। फिर कहेगा आपसे कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कहाँ से होता है भाई, कहिएगा राज्य से होता है और विधानसभा राज्य से होता है और केंद्र शासित प्रदेश यानी दोनों जगहों के विधानसभाओं से होता है। जहाँ जहाँ विधानसभा होगा वहां से लोगों का चुनाव करके लाया जाएगा। यहाँ एक बात जरा लिख लीजिएगा, एक बात, चूंकि हम लोग यूपी के पेपर को ही टारगेट जब कर रहे हैं तो एक बात मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ एक बात जरा आप लिख लीजिएगा, राज्यसभा के सदस्य कितना उत्तर प्रदेश में। तो अभी तक भारत में सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं चुन करके। कितना जाते हैं, तो 31 डाटा को याद रखिएगा। 31 सदस्य चुन करके राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सदस्य चुन करके राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाते हैं। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए तो आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, कहिएगा कभी भंग नहीं होता है। कहेगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, कहिएगा 6 वर्ष होता है। फिर कहेगा कि राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं, 1/3। कहेगा कितने समय में सेवानिवृत्त किए जाते हैं, कहिएगा 2 साल में। कहेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कै साल का उम्र होना चाहिए, कहिएगा 30 साल के लिए। फिर आपसे सवाल ये पूछ सकता है एग्जामिनर की राज्यसभा जो है उसकी अधिवेशन 1 साल में कितने बार होती है, तो 2 बार। दोनों बैठक के बीच में कितने दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने का। पहले बैठक की अंतिम तिथि दूसरे बैठक की शुरुआती तिथि के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। फिर पदाधिकारी से आपसे सवाल पूछ सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कहिएगा उपराष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद कहेगा कि कौन से सदन का सदस्य कौन से सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, कहिएगा राज्यसभा के, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका सदस्य नहीं होता। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है यानी कि सभापति जो होता है उसका वेतन भत्ता कहाँ दिया जाता है, कहिएगा संचित निधि से। तो संचित निधि का उल्लेख किसमें किया गया, कहिएगा 266 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति को वेतन दिया जाता है, तो कहिएगा 97 के तहत। कहेगा कौन सा पदाधिकारी है जो अपने पद के रूप में जिस पद के लिए सुशोभित किया जाता है उसके रूप में वेतन भत्ता नहीं पाया जाता, कहिएगा उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता। फिर कहेगा कि सभापति जो होता है राज्यसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, कहिएगा सभापति को। कहेगा कि राज्यसभा में कोई सदस्य चुन के अगर आ रहा तो किसके समक्ष शपथ धारण करेगा, कहिएगा सभापति के, राज्यसभा सभापति के। फिर कहेगा कि राज्यसभा के उप सभापति के बारे में आपसे पूछ सकेगा कि सभापति अगर अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए नहीं है, गद्दी खाली है, तो उसकी गद्दी को कौन संभालेगा, कहिएगा उप सभापति संभालेगा। उप सभापति उस सदन का सदस्य होगा। इतनी सारी बातों को मैं सवाल के नजरिए से आपको रिकॉल करवा दिया टोटल 1 दिवसीय एग्जाम के लिए। बाकी मैं विस्तृत क्लास लेके आऊंगा तो बताऊंगा ही आपको पूरी बातें इस पे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं राज्यसभा की कार्य और शक्ति क्या है। इतनी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ता हूं मैं आगे। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 249 याद रखिएगा। 249 कई बार ये पूछा हुआ सवाल है।
249 के तहत राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार है राज्यसभा को। हमारे यहाँ जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय की बात है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन अगर दोनों सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र सरकार के कानून को मान लिया जाता है और राज्य सरकार की बनाई हुई कानून को रद्द घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से कुछ प्रावधान हम लोगों के यहाँ तीनों सूचियों को लेकर के। तो राज्य सूची पे राज्य सरकार को कानून बनाने का तो अधिकार दिया गया है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 249 यह प्रावधान करता है कि अगर राज्य चाहती है तो राज्य के ही प्रतिनिधि जाकर के राज्यसभा में बैठे रहते हैं। अगर राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार रखती है। और इस तरह के अगर देखा जाए व्यवस्था में संसद राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले अगर 2/3 सदस्य इस बात का दावा करते हैं संसद के समक्ष कि वो राज्य सूची के विषय पे कानून बनावे, तो निस्संदेह संसद 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन 1 वर्ष के बाद वो कानून अपने आप निरसरित हो जाता है। अगर उस कानून को पुनः राज्य में अगर चाहिए लागू करवाना तो राज्यसभा को फिर वही संकल्प पारित करके देना पड़ेगा और फिर कानून 1 साल के लिए बनेगा। इस तरह से 1 साल की अवधि को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये अभी आपको इतनी सारी डिटेल नहीं जानना, बस आपको ये जानना है कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार है वो 249 के तहत, इतनी बात जानिएगा। और 312 के तहत याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं की जो स्थापना हुई है IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इस तरह की जो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाती है उसके लिए भी राज्यसभा को इस पे अधिकार दिया गया है। तीसरा है राज्यसभा अधिवेशन के दौरान 60 दिन से ज्यादा, यानी राज्यसभा का मान के चलिए अधिवेशन हो रहा है और कोई भी सदस्य राज्यसभा को बिना बताए 60 दिन से ज्यादा वो नहीं आ रहा है, सदन में नहीं आ रहा है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, उस सदस्य की सदस्यता को रिक्त घोषित कर सकती है। कहेगी कि आप सदन के अधिवेशन को बिना बताए हुए अधिवेशन के दौरान आप 60 दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहे, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं आपको सदस्यता से मुक्त कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रावधान दिया गया है। तो ये डाटा आपको याद रखना, कितने दिन अवधि तक बिना बताए कोई अगर सदन राज्यसभा की सदस्यता और कितने दिन बिना बताए कोई सदस्य राज्यसभा अधिवेशन के दौरान अनुपस्थित रह सकता है, तो 60 दिन इससे ज्यादा जैसे होता है तो उसको पदमुक्त किया जा सकता है। फिर धन विधेयक के संदर्भ में देखा जाए तो राज्यसभा पूछता कितने दिन के लिए अधिकतम अपना पावर रखती है, मात्र 14 दिन के लिए। जब मैं पढ़ाऊंगा धन विधेयक अपनी डिटेल की क्लास में आपको बताऊंगा कि धन विधेयक पे मात्र 14 दिन का इसका अधिकार दिया गया है। और साधारण विधेयक की भी सारी कहानी मैं बताऊंगा। यहाँ पे साधारण विधेयक पे राज्यसभा को मात्र 6 महीने का अधिकार दिया गया है। 6 महीने के अंदर धन विधेयक पे तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। 14 दिन के बाद अगर धन विधेयक को 15वां दिन लोकसभा जैसे चाहेगी ऐसे राष्ट्रपति से सहमति लेके अपना करेगी, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन 6 माह से ज्यादा समय तक अगर किसी साधारण विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को अगर राज्यसभा 6 महीने से ज्यादा समय तक रख लेती है तो ऐसा माना जाएगा कि राज्यसभा लोकसभा में मतभेद है उस विधेयक को लेकर के। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बैठाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक कराता है और उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अधिवेशन की बैठक करने के लायक नहीं है या अनुपस्थित है या उस समय नहीं है, कोई हालात उसकी गड़बड़ हो गई है, तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा के उपसभापति उपाध्यक्ष को होता है। और अगर उपाध्यक्ष भी संयोग से नहीं है तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के उपसभापति को दिया गया है।
इतनी बातों को आप याद रखिएगा। बाकी मैं अपनी डिटेल की क्लास में सारी बातें बताऊंगा आपको। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये दो बात याद रखिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ दीजिए। साधारण विधेयक जो है, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक जो है, इस पर अनुच्छेद 108 लागू होता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठता है, न तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ऐसा नहीं है। फिर राज्यसभा की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना जरूरी है। इतनी गणपूर्ति के लिए अनिवार्य ही चाहिए। राज्यसभा सदस्य के पद अगर रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने 6 साल के कार्यकाल को नहीं पूरा किया है, 4 साल ही कार्यकाल को पूरा किया और खुदा न खास्ता उसके साथ कोई मान लीजिए गड़बड़ी हो गया, ऐसी कोई परिस्थिति आ गया, बेचारा एक्सपायर कर गया या पद से इस्तीफा दे दिया, तो रिक्त खाली होने पे जितने समय के लिए अवधि बची रहेगी उतना ही दिन के लिए नया चुनाव यानी उपचुनाव करा के उतना ही दिन के लिए सदस्य को लाया जाएगा। यानी जो सदस्य आएगा वो 6 साल के लिए नहीं आएगा, बल्कि बचे हुए समय अवधि के लिए आएगा। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। एक और यहाँ नोट में लिखा हूँ, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला नरगिस दत्त थी, इसको भी याद रखिएगा। हमें नहीं लग रहा है कि पेट जैसे एग्जाम या एक दिवसीय एग्जाम में राज्यसभा से सवाल उठाएगा और इससे बाहर उठाएगा, हमें नहीं लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा किन मुद्दों को छोड़ा हूँ। हाँ, मैं डिस्क्राइब नहीं किया हूँ बातों को, लेकिन बोल दिया, लगभग बातों को बोल दिया हूँ कि कहाँ क्या होता है। बाकी मैं अपने चैनल पे जो मेरा मेन मुद्दा है जो कि यूट्यूब पे आने का, वहां जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्लेलिस्ट में जितनी सारी वीडियो डाला हूँ वहां पे जब मैं फिर पॉलिटी की क्लास को लेके आऊंगा तो आप देखिएगा, निसंदेह आपकी क्लास की पूरी गुणवत्ता के साथ आऊंगा, जैसे हर सब्जेक्ट के साथ मैं आया हूँ। अभी मैं आप लोगों के पेट एग्जाम और कुछ एक दिवसीय एग्जाम जैसे जीडी हुआ, एमटीएस हुआ जैसे पेपरों को सॉल्व करने और कवर करने के लिए इस तरह की कुछ व्यवस्था करके आया हूँ। यानी वनडे जैसे पेपर अगर आप दे रहे हैं तो निस्संदेह आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। आप जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ आप सारे टॉपिक को प्रीवियस ईयर पेपर से मिलाते रहिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगली क्लास में आपसे लोकसभा के साथ। ऐसे एक लाइन में लोकसभा के बारे में भी सारी बातों को हम लोग पढ़ लेंगे। लोकसभा के बारे में हम लोगों की सारी जानकारी हम लोग उपलब्ध करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो आपसे मेरा गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि हमारी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर पाऊं। तो मैं अपनी डिटेल की क्लास में कुछ दिन के बाद मिलता हूं आपसे पूरी सब्जेक्ट की टोटल गुणवत्ता के साथ। और मिलता हूं फिलहाल अभी आपको एक दिवसीय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके जैसे सवालों के साथ अपनी अगले एपिसोड में। लेता हूं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।